आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो कल हम लोग पढ़ लिए थे कि हेनरी का नियम क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं हेनरी का नियम क्या है तो क्या बताओगे? हेनरी का नियम कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हेनरी ने बताया था कि सर गैसों की जो विलेयता होती है, विलेयता, यस, वो क्या होता है? गैसों की जो विलेयता होती है वो आंशिक दाब के क्या होता है भैया? समानुपाती। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद रख लीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि गैसों की जो विलेयता होती है गैसों के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यहां से यस बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? के एच इंटू पी। यहां पर के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है। इसका मात्रक क्या होगा बताओ? मोल प्रति लीटर, हाँ, प्रति वायुमंडल। दुनिया भर एक बवंडर, ये सब है, यही में है सब, ठीक है। परेशान तो इसी से बच्चे हैं। अरे इतना बड़ा बड़ा मात्रक देने की क्या जरूरत है? मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल, कुछ दे दिए होते छोटा सा। और ये विलेयता है, विलेयता किस में लिखोगे? हमेशा मोल प्रति लीटर में। आंशिक दाब है, दाब हमेशा एटम में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। इसके हम लोग कुछ देखे थे, सीमाएं थी। क्या सीमाएं क्या थी बताओ? इसकी सीमा ये थी सर कि ये हमेशा कांस्टेंट तापमान पर होना चाहिए, नियत ताप पर होना चाहिए या स्थिर तापमान पर होना चाहिए। और दूसरा जो आंशिक दाब है, देखो दाब का मतलब बहुत, आंशिक का मतलब क्या होता है? बहुत कम। दाब बहुत ज्यादा या बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इस जो विलेयता है उसके साथ कभी भी संयोजन या वियोजन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तीन चीजें थी। तो ये कल हेनरी का नियम था। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं क्या क्या है। और ये लेसन न्यूमेरिकल करा देंगे, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। हेडिंग है हम लोग की वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणक, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो। ये क्या होता है? इस वांट हाफ गुणांक को आई से प्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बोलने की जरूरत नहीं, जो लिखा है वही बोल दो। क्या बोलोगे? अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। या और थोड़ा इंक्लूड करना चाहते हो सर, समान सांद्रता पर किसी विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को हम लोग बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये समझना सर, प्रेक्षित मान क्या होता है, परिकलित मान क्या होता है ना, दिक्कत तो है। प्रेक्षित मान आपको समझा देते हैं और आपको समझा देते हैं परिकलित मान। इंग्लिश में बता दो तो हो सकता है आप समझ जाओ। ऑब्जर्व वैल्यू, और इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वैल्यू। प्रेक्षित मान, जैसे मान लो आप गए सोना लेने, क्या लेने गए आप? सुनार की दुकान पे आप अगर जा रहे हैं, समझ लीजिए आपकी पॉकेट गर्म है, 30 के एबव पैसा है, समझ लो 30 के ऊपर पैसा है, 30,000 के ऊपर। के का मतलब क्या होता है? 1000। तो अगर मान लीजिए आप सोना लेके गए, तो सोने का जो रेट होगा, आप अपने घर से, हाँ 56,000 प्रति तोला हुए, आप अपने घर से ही अनुमान लगा के जाओगे। आप अनुमान लगा के गए, अनुमान लगा के गए कितना? 56,000 प्रति तोला। तोला को बोलते हैं 10 ग्राम। एक तोला में 10 ग्राम होता है। अब ये जो आप अपने आप से मान के गए हैं 56,000, 54,000, 52,000, 47,000, अरे वो हमारे दोस्त है ना, वो कम लगा दिए। अब ये जो कम लगा दिए 46,000, 45,000, 50,000, ये जो आप अपने आप से मान के गए ना, अनुमान लगा के गए हैं, उसे बोलते हैं प्रेक्षित मान। लेकिन पहुंचते पहुंचे बाद का बा कहें ना, 62 के नीचे लाग ही ना पाए 62,000 रुपये नीचे लाग ही ना पाए। सोना बहुत महंगा हो गया, जनते हैं, शादी ब्याह चलाता है। अब क्या होगा? अब वो बता दिया ना, वो अपना जो भी होगा भाड़ा किराया सब कुछ जोड़ जाड़ के कैलकुलेट करके वो आपको बताया है। तो ये हो जाएगा उसका परिकलित मान। समझे कि नहीं समझे? अब ये हो गया। अब देखो इस परिभाषा क्या बोलोगे, फिर से सुन लो। और समान सांद्रता पर किसी विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान, इसको डेल जीरो से लिखते हैं, किससे? और परिकलित मान को डेल से लिखते हैं, के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। समझे कि नहीं समझे? ये इसको
प्रेक्षित मान को डेल नॉट से, परिकलित मान को डेल से लिखते हैं, और ये बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल नॉट अपान में डेल। यह परिभाषा इतना आप देख रहे हो ना, इतने बोल दीजिए। अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को हम लोग बोलते हैं 1/2 गुणा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और प्रेक्षित मान को डेल नॉट से और परिकलित मान को इससे। ये हो गया। अब देखो हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से जान रहे हैं, जो डेल नॉट और अपान में डेल होता है, ये है प्रेक्षित मान, ये परिकलित मान। ये बराबर होता है किसके, वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या। अब ये देखिए वियोजन के पूर्व क्या है, वियोजन का मतलब घुलना होता है, वियोजित करना होता है, मिलाना होता है। जैसे मान लो आपके पास जल है, जल है, इसमें आप मान लो कुछ मिलाए, क्या मिला दिए, और नमक चीनी अलावा कुछ सोच ले वगैरह, और मैं क्या मिलाऊं इसमें, बस गर्मी के महीने चलता है वही वही शरबत जूझा, और उसके आगे नहीं जाओगे। मैं सोच रहा हूँ कुछ चीनी मिला दूं। अब चीनी, अब आप लोग बोल दिए तो चीनी ही मिला दे रहे हैं, चीनी मिला दे। अब देखो इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जब आप चीनी मिलाओगे तो चीनी के कितने दाने होंगे, कभी काउंट किए हो, कितने दाने होंगे, ये है कणों की संख्या। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मिला दोगे, एकदम घोल दोगे तो कणों की संख्या कितनी बचेगी, ये देखो यही लिखा गया है। वियोजन का मतलब मिलाना, घोलना। घोलने के बाद कणों की संख्या मान लेते हैं 1000 रही होगी, सपोज कर लीजिए ये। लेकिन वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या ना, जो भी होगा, मान लो कभी कोई घोलो देखो नीचे थोड़ा थोड़ा बचा रहता है, मान लो 100 बच गया ऐसा, या 95 को, जो भी इतना बच गया ऐसा, तो ये समझे नहीं समझे। वियोजन के बाद कितना, 95 बचा, वियोजन के पहले कितना था, ये। इनका जो अनुपात होता है ना, ये बराबर होता है क्या, प्रेक्षित मान और परिकलित मान के, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या को कैपिटल एम से लिखते हैं, और वियोजन के पहले या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या किससे लिखते हैं, एम नॉट से या एम जीरो से। और या इसको लिख सकते हो डेल नॉट बराबर हो जाएगा एम अपान में एम नॉट, डेल नॉट अपान में डेल बराबर होगा एम अपान में एम नॉट। तो समीकरण 1 से आप देख लोगे ना, समीकरण 1 से देखोगे आई बराबर किसके, इसके, आई बराबर है किसके, डेल नॉट अपान डेल, और यही डेल नॉट किसके बराबर है, एम अपान में एम नॉट के। इसी को बोलते हैं, यम बोलते हैं सामान्य अनुभार। मतलब जैसे कोई आप चीनी ले लिए, चीनी का अनुभार कितना आएगा बोलो, जो भी आएगा, और उसका प्रेक्षित अनुभार आप कुछ मान लो, ऑब्जर्व कर लो, तो वो उसका अनुभार, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात वियोजन वोजन वाली बात समझे कि नहीं समझे? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक रिलेशन है, बहुत बेहतरीन रिलेशन है, इस पर क्वेश्चन आता है, इस वजह से आप समझिए इसको। 1/2 गुणांक मीन्स क्या है, आई, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। अब देखो यहां पर जब हम लोग नहीं घोले थे, कितने चीनी के कितने कण थे, 1000, और घोल दिए तो कितना हो, घोल दिए तो कितना चीनी के कण बचे, तो कितने कण घुल गए हैं, 900 कण घुल गए ना, ये जो 900 कण घुल गए हैं, ये है वियोजन की मात्रा। अब वियोजन की मात्रा को हमेशा अल्फा से लिखते हैं और इसको आई से लिखते हैं, और ये रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन। इसको मत पूछिएगा सर कहां से आया है ना, इसको मत पूछिएगा। अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन होता है। एन क्या है, आयनों के मोलों की कुल संख्या, अल्फा वियोजन की मात्रा है, और आई क्या है, 1/2 गुणांक है। इतनी बातें समझे कि नहीं समझे? इतनी बातें आप अगर आप समझ गए हो तो आप इसके साथ ले लीजिए, मैं आगे चलता। ठीक है, हो गया। अगली हेडिंग बनाओगे, वैद्युत अपघट्टों के विलयनों के लिए अणुसंघ गुणों का समीकरण हम लोग देखे थे। इसमें हम लोग 3 समीकरण देखेंगे। पहला पहला पराशर दाब के लिए देखेंगे, एक एक देख लेते हैं। पराशर दाब का समीकरण, देखो पराशर दाब का समीकरण अगर आपको पता हो तो, याद हो तो, हम आपको बताए थे, वो जब चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम दोनों मिलाते हो तो क्या बनता है, पीवी बराबर क्या था,
एन आर टी, ये था। अब देखो इसको हम बनाएंगे पी, भी को नीचे लाओ, एन अपान में क्या होगा भी इंटू आर टी। अब बताओ, अब आप जानते हैं ये C बराबर क्या होता है एन अपान में भी, और एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान में एम। ये दो फॉर्मूला आप इसमें जरूर से जरूर याद रखो। C इक्वल टू, सी मीन्स क्या है सांद्रता है, इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के या मोलों की संख्या जो होती है, या इसको ऐसे बोल दो इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की जो संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता। तो यहाँ पर P इक्वल टू इस एन अपान में भी का मान क्या लिखोगे सी आर टी। ये एक समीकरण हो गया पराशर दाब ज्ञात करने का जब आपको सांद्रता दिया होगा। ये आर तो कांस्टेंट है, सबका सब जगह फिक्स रहेगा, टी टेम्परेचर है परम ताप है, और पी जो है क्या है पराशर दाब है। इसको हम लोग वन हाफ गुणांक के रूप में लिखेंगे। रूप में कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, P बराबर इसी में I से गुणा करा दो, CRT लिख दो ऐसा। अब इस समीकरण से आप वन हाफ गुणांक I की तुलना कर सकते हो, गणना कर सकते हो कब, जब C का मान पता होगा, परम ताप का मान पता होगा और पराशर दाब का मान पता होगा, आराम से आप काउंट कर सकते हो। ये तो था एक समीकरण पराशर दाब के लिए वन हाफ समीकरण कैसे निकालोगे। दूसरा समीकरण है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन आयुष बताओ क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन बताओ क्या होता है। नो, आकाश बताओ। विलेय और विलायक। अब क्वथनांक नहीं बोल रहे थे, उन्नयन, उन्नयन क्या है, क्वथनांक मतलब क्या होता है, क्वथनांक क्या है हाँ एक प्रकार का ताप है ना। क्वथनांक क्या है, एक ताप है जिस पर कोई द्रव क्या होता है उबलने लगता है। तो ये क्वथनांक का उन्नयन, एक रिलेशन आप लोग सीखे थे, रिलेशन वहां पे आपको रिलेशन बताया गया था कौन सा, कि जो सर क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन किससे लिखते हैं डेल टीबी से। ये किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है ना। और डेल टीबी जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो क्या लगाए थे, सॉरी के बी एक कांस्टेंट निकाले थे और ये मोललता आ गया था, मोललता आ गया था। चाहे आप इसको आप तोड़िए चाहे आप मत तोड़िए, ये जो डेल टीबी है ये हो जाएगा के बी। आई के रूप में लिखना है तो इसे आप इसमें आई का गुणा करा दो, ये हो जाएगा के बी इंटू मोललता। ये फॉर्मूला बन गया। अगर क्वथनांक का उन्नयन दिया है, डेल टीबी का मान दिया है, केबी का मान तो दिया रहेगा, मोललता आपको पता है, तब भी आप आई का मान निकाल सकते हो। या अगर मान लो आपको भार दे दिया, अणुभार दे दिया, तब कैसे करोगे, तब आप सर इसको और ओपन कर दोगे। ये मोललता को लिखेंगे क्या होता है विलेय का भार अपान में क्या होता है विलेय का अणुभार, और उसके बाद क्या होता है अपान में होता है विलायक का भार गुणे 1000 होता है। मतलब ये सारी चीजें होती है, ये आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, अब तीसरा हम निकालने चल रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन हो गया, अब तीसरा क्या है हिमांक का अवनमन। अवनमन हिमांक का अवनमन सेम सिचुएशन, मतलब सेम यही चीज है। हिमांक के अवनमन को किससे लिखते हैं डेल टी एफ से, इसको डेल टी एफ से, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। तो यहां से डेल टी एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा क्या के एफ इंटू आएगा मोललता। वन हाफ गुणांक के रूप में अगर लिखना चाहते हो, उसके रूप में अगर समीकरण बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आई लिख दो और के एफ लिख दो इंटू क्या लिख दो मोललता लिख दो। ये तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको किसी पदार्थ की मोललता पता है और उसका हिमांक का अवनमन पता है तो आप क्या करोगे, यहां से आई का मान निकाल सकते हो। या तो इसको और ओपन कर दो और एक्सपेंड कर दो, डेल टी एफ बराबर होगा आई
के एफ इंटू मोललता, सब चीज वही है, विलेय का भार गुणे 1000 अपान में विलेय का अनुभार इंटू क्या होगा, विलायक का भार। ये विलेय का भार विलायक का भार सब किस में रहेगा, ग्राम में, ये होता है, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं, इसको लिख लो। आपको याद कौन कौन सा रखना है सर, ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है, जिसमें आई लगा है वही आपको याद रखना है, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब उसमें देखेंगे इसे, ठीक है। लिखो इसको। पहला फॉर्मूला आप लोग लिखे होंगे P बराबर आई सी आर टी। दूसरा फॉर्मूला लिखे होंगे डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोललता। अब आप एक सोचो सर, इतना बड़ा मोललता काहे लिख रहे हैं, इसका कोई प्रतीक दे दिए होते, शॉर्ट में लिख दिए होते। इसका नाम अगर हम लोग दें तो क्या दें, कैपिटल एम दें, स्मॉल एम दें, कैपिटल के दें, क्या दें आप बताओ, वही दे दें। इसका स्मॉल एम होता है, अभी स्मॉल एम बता देंगे, आप बताओगे सर स्मॉल एम मतलब विलेय का अनुभार है, हम खराब, इसीलिए इसको लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग झेल रहे हैं इसको। ये हो जाएगा के बी इंटू मोललता का लिख दो, स्मॉल डब्ल्यू 1000, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। तीसरा डेल टी एफ इक्वल टू आई लगा दिए, ऊपर वाले में आई नीचे वाले में आई बराबर के एफ, और इसे मोललता डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये इन्हीं तीनों फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, लिखो जल्दी। एक गुणांक का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, आई बराबर क्या था, डेल नॉट अपान में डेल बराबर यम अपान में यम नॉट, आई बराबर, और हम लोग वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लिखे थे आई माइनस 1 अपान में, और माइनस एन था, आई माइनस एन माइनस 1। ये था भैया, हम लोग दो एक चीज निकाल लेते हैं, आराम से क्वेश्चन करते हैं। और ठीक है कि नहीं, ठीक है, लिखो। 100 ग्राम जल में, क्वेश्चन, 100 ग्राम जल में 0.745 ग्राम KCl विलीन है स्टॉप, विलयन का हिमांक माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस है, स्टॉप। विलयन के लिए 1/2 गुणांक की गणना कीजिए, दिया है जल के लिए मोलल अनुमान स्थिरांक, KF इक्वल टू कैपिटल KF इक्वल टू 1.86 डिग्री प्रति मोलल, और K बराबर 39 कैपिटल K 39 कामा Cl बराबर 35.5 मतलब 35.5। अब देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ध्यान से, सब कुछ दिया है, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। ये देखो एक सॉल्यूशन है, इसमें है जल, 100 ग्राम जल है, इसमें क्या घोलना है, 0.745 होगा, 745 ग्राम KCl को घोलना है, ठीक है। अब ये बताओ भैया, ये इसको घोलना है, ये विलेय होगा ना, और ये क्या होगा, मतलब विलायक का भार आपको कितना दिया है, विलेय का भार कितना है। अब पदार्थ कौन सा है, वो तो पदार्थ कौन है, KCl, तो KCl का अनुभार निकालो, KCl का अनुभार स्मॉल एम इक्वल टू, देखो K का दिया है भार कितना है, Cl का कितना है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 9 9 5 14 की 4 7, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है दया।
इसका मतलब ये भी होगा चौहत्तर। अच्छा ठीक है, तब कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो 74.5 ये कट जाएगा, इसलिए बोल रहे थे ना। ये इसका भार भी कितना है 74, इसका भी है। ठीक है, जोड़ो तो कितना आएगा, ये आएगा 5, 9 5 14 की 4, 3 3 6 कितना होगा 7 हो जाएगा। तो ये इसका भार इतना आ गया, अणुभार। स्मॉल यम का मान पता चल गया, और इस स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.745 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100 ग्राम। और चाहिए हमें क्या, के एफ बराबर कितना दिया है, डिग्री प्रति मोलल है, और हिमांक दिया है। हिमांक मतलब डेल टीबी। देखो माइनस लिखा है इसलिए कमी, माइनस लिखा है, माइनस लिखा है इसका मतलब कमी कितना हो रहा है 3 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो मैच कर रहा है, आई का मान हमें निकालना है। आई का मान किस वाले पे लगा दें, आई का मान मिल जाए तुरंत। अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला, तो मिल जाएगा सब कुछ हमें। तो यहां से डेल टी एफ का मान रख दो, कि यहां से हमें आई का मान निकालना, सॉल्व करके पहले निकाल लेते हैं। चलो निकाल लें। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो डेल टी एफ होता है वो बराबर होता है आई के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपान में स्मॉल एम इंटू कैपिटल, ये होता कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां से आई का मान निकालो। अब आप एक चीज जान लो कि जो आई के एफ है, इस चारों का ऊपर गुणा है और नीचे बचेगा ये, तो यहां से आई का डायरेक्ट मान निकालोगे तो आएगा डेल टी एफ इंटू स्मॉल एम, और आएगा कैपिटल डब्ल्यू अपान में क्या हो जाएगा के एफ इंटू 1000, ये हो जाएगा। तो आई बराबर डेल टी एफ का मान कितना है माइनस ये 34 इंटू स्मॉल एम का मान कितना है, और कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 अपान में के एफ का मान कितना है, स्मॉल डब्ल्यू का मान, ओहो, स्मॉल एम का मान 7 इतना है, स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.745 और 1000। अब जैसे आपको लगे सर सरल हो जाए वैसे आप सरल कर लीजिए, नहीं तो मैं सरल करूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आपकी निगाह में यही चल रहा होगा सर, जीरो से पहले हटाइए, जो दिक्कत दिख रही है जीरो से उसको हटाइए, और यहाँ देखो पॉइंट, गुड, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, यहाँ दशमलव हट जाएगा, और ये होगा 34 इंटू, इसको अभी बना रहने दो, चलो अभी करा रहे हैं। नीचे आपका बचा 186 इंटू 0.4। देखो यहाँ पर एक अंक है ना, तो आप एक जीरो नीचे बढ़ाओ, 3 है, 1 2 3 जीरो। अच्छा यहाँ पर एक 10 नीचे से है तो आप एक 10 कर दो, अच्छा इसको 100 कर दो, कोई दिक्कत। 2 जीरो अब कटा, दशमलव तो गायब हो गया ना, चूंकि एक अंक ये था, 10 यहाँ लिखे थे और 3 ऊपर लिख दिए थे। अब बच रहा है क्या 34745, और हाँ हाँ बस 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 186 इंटू ये हो जाएगा 745, ये वाला कट। अब आपको मिलेगा 340 बटे कितना 186, इसको भाग दो, कितना आएगा, भाग देंगे तो भाग देंगे कितना आएगा 1.83, इतना आएगा। लिखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन लिखोगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। ओके लिखो, एक वैद्युत अपघट्य यम यक्स कैपिटल एक्स यम यक्स के अपघट्य के 0.1 कैपिटल यम विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब, 27 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब 4.7 एटम है, 4.7
एटम है 4.7 एटम है। वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा, वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा, वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक ज्ञात कीजिए, और 1/2 गुणांक ज्ञात कीजिए, 1/2 गुणांक ज्ञात कीजिए। आओ इसको ज्ञात करते हैं, और इसको निकालते हैं हम लोग सब कुछ। 1/2 गुणांक, देखो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक विद्युत अपघट्ट है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना। देखो पराशर दाब दिया है, तीन फॉर्मूला जानते हैं हम लोग आई के निकालने का, एक ही में पराशर दाब आता है बस, और दूसरा निकालना है वियोजन की मात्रा। अल्फा बराबर क्या होता है बोलो, I-1 अपान में n माइनस के होता है। तो हम लोग इससे वियोजन की मात्रा, देखो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वियोजन की मात्रा जब भी निकालिएगा हमेशा परसेंटेज में निकालिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं जो जो दिया है। पराशर दाब कितना, नो पहले एक विद्युत अपघट्ट है यम यक्स। अगर कोई पदार्थ यम यक्स है, दो ही पदार्थ है, कोई दो ही पदार्थ है, उसको आप तोड़ोगे तो दो आयनों में वियोजित होगा ना, कौन सा, प्लस और यक्स माइनस, यही दो आयनों में वियोजित होगा ना। अगर मैं मान लू यम बराबर के है और यक्स बराबर सी एल है, तो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, के प्लस सी एल माइनस। मीन्स यहां पर आयनों की संख्या कितनी आई, कितने आयन बने यहां पर, आयनों की संख्या कितना बनी यहाँ पे, दो बनी कि नहीं बनी, प्लस माइनस एन बराबर कितना आ गया, दो। पराशर दाब पी बराबर कितना दिया है, 4.7 एटम, और उसके बाद क्या दिया है, हाँ यहाँ पर 0.1 यम, इसका मतलब है 0.1 यम का मतलब है जो विलयन की सांद्रता सी है ना, वो 0.1 यम मोलल विलयन है, ये सांद्रता दिया गया। और तापमान कितना दिया, कैपिटल टी 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान ये परम ताप है, इसको केल्विन में चेंज करो तो क्या करेंगे, तो कितना होगा, 300 केल्विन हो गया। बस और क्या चाहिए, देखो P का मान पता है, C का मान पता हो गया, R का मान कितना होता है, R का मान कितना होता है बताओ, 0.831। पीछे हम लोग बहुत सारे देखे ना, R का मान निकाले हैं उसमें हम लोग, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। R का मान भी लिख लो, R का मान कितना होता है, 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ये केल्विन में, ठीक है, लीटर एटम प्रति केल्विन प्रति मोल इतना होता है। वी नो दैट P बराबर क्या होता है, ICL। P का मान कितना है, 4 पॉइंट बराबर, I का मान कितना है, यहां से I डायरेक्ट निकालो, I बराबर निकालोगे P अपान में क्या आएगा, CRT। P का मान रखो 4.7 अपान में C का मान, R का मान, T का मान 300। यहां से I का मान निकालो, I बराबर 4 पॉइंट, ये 0 पॉइंट, ये आएगा 47 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, ये सब गुणा कराओ, इसको गुणा कराओगे तो कितना होगा, देखो ये दो जीरो से, ये दो जीरो से ये दशमलव यहां चला आएगा, 3 से गुणा कराओ इसको, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 8 24, ये 0.3 अंक पे है, दो जीरो से गुणा कराओगे। चलो इसको मैं 300 को लिख दूं 10 की घात 2, 3 से इसमें गुणा करा दिए, 10 की घात 2 हो गया, और ये 3 अंक दशमलव लगा दिए, सारा झंझट खत्म। नहीं समझे, देखो इसको लिखे हैं 3 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात 2 भी बचा हुआ है, 3 से गुणा कराएं इसमें, ठीक। और I बराबर ये होगा 47, इसको दशमलव को हटाओ, इसको 100 ही रहने दे जैसे हम कराते हैं हमेशा, ऐसा
3 × 100 इसको रहने दो, 3 × 100, 3 से इसमें गुणा करा दिए इस पूरे में, तो आ गया कितना, इतना आ गया 0.3 हम दशमलव रखना है, ये हो गया। और अब इसको दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटाएंगे 3 ऊपर 0 लगाएंगे, नीचे कितना 0 है 246 और नीचे है 100। दो देखो 3 हम दशमलव था, 3 0 पर बढ़ा दिए, ऐसा ही दशमलव खत्म हो गया, 1 2 1 2 खत्म। ये होगा आई बराबर 470 246। आई बराबर इसको काटो, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, नो 2 बार कहाँ जाएगा, वो 1.91। आई का मान इतना आ गया। अब आई का मान इतना आ गया, ठीक है, 1/2 गुणांक तो आ गया, वियोजन की मात्रा भी निकालनी है, इसलिए वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, i - 1 en - 1। तो i का मान कितना है, ऊपर लिखूं, ऊपर यहां से देखो, यहां से, तो i अल्फा बराबर, i का मान है 1.91 -1 अपान में en का मान निकाले हैं 2 -1 अल्फा बराबर, इसमें से घटाओ तो कितना आएगा 0. यहाँ कितना आएगा, कोई मतलब नहीं है, इतना आएगा 0.91। चाहे अल्फा का मान इतना लिख दो, मैंने बताया इसको परसेंट में हमेशा रखो, तो परसेंट में रखने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तो अल्फा बराबर आएगा 91%। ये आएगा, ठीक है भैया, लिख लो इस तरह से। पहले एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, उसके बाद लिखना, लिखो जल्दी से, हाँ होमवर्क लिखो, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर एकदम सेम ऐसे ही है, ठीक है, लिखो, नो पहले लिखो, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य MCl2, कैपिटल M Cl2, कैपिटल M Cl2 के 0.1, हाँ के 0.1 m विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब, 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 6.4 वायुमंडल पाया गया, 6.4 एटम पाया गया, पाया गया। MCl2 की वियोजन की मात्रा, MCl2 की वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक ज्ञात कीजिए, 1/2 गुणांक ज्ञात कीजिए। आंसर बता, नो आंसर आप लोग को कमेंट करना है ना,